हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त मीनाक्षी अरोड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जीएसटी में न्यूज़ लेकर आई हूँ। वो ये है कि जीएसटी में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो फेस आया था, इंटरेस्टिंग फेस आया था, जिसमें कि अलग अलग एडवांस रूलिंग्स आ रही थी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। कुछ दिन पहले ही अभी जो हमारी थी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को लेकर, और फिर रोटी और पराठा को लेकर जो है बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब जो है एक नई कंट्रोवर्सी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आई है कि जो लैंड है, यानी कि हाँ जी, जो जमीन है, जिसे अगर आप सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये जो एडवांस रूलिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आई है गुजरात एडवांस रूलिंग से। तो इसे हम देखते हैं कि क्या इसमें फैक्ट्स है और क्या डिसीजन जो है इसमें दिया गया है, वो हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या कहते हैं कि जो एप्लीकेंट है, द एप्लीकेंट इज हैविंग अ वैकेंट लैंड आउटसाइड द म्युनिसिपल एरिया ऑफ टाउन ऑन विच ही हैज सम प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी। ये जो एप्लीकेंट है उसके पास एक जो है प्लॉट ऑफ लैंड है, यानी कि खाली जमीन है, और उसके ऊपर वो कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करना चाहता है। और उस बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए जो उसको प्रोजेक्ट के लिए कुछ नेसेसरी जो भी अप्रूवल्स चाहिए, वो सारे उसके पास अवेलेबल हैं। जो अप्रूवल्स उसे जिला परिषद, जो प्लान पासिंग अथॉरिटी है वहां की, जिला परिषद पंचायत से जो भी उसको अप्रूवल चाहिए, वो सब उसके पास है। Applicants has submitted that as per the plan per authority, seller of the land is required to develop। ये जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जो प्लान पासिंग अथॉरिटी है, जो उस प्लॉट को पास करती है, उसके अंदर कुछ बेसिक एमिनिटीज की कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपको इस लैंड को यहाँ पर सेल करना है इस एरिया में, तो आपको ये बेसिक एमिनिटीज उस लैंड के ऊपर प्रोवाइड करनी ही होंगी। जो कि देखिए क्या है, जो प्राइमरी एमिनिटीज होती है हमारी, जैसे कि सीवरेज और ड्रेनेज की लाइन या वाटर लाइन वहां पर प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो, लैंड लेवलिंग और रोड हो गया, पाइपलाइन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, टेलीफोन लाइन, ये सब फैसिलिटीज जो है वो वहां पर प्रोवाइड कराएं यहाँ पर। अब एप्लीकेंट कहता है कि ये जो है, द एप्लीकेंट फर्दर सेड दैट दे विल सेल द इंडिविजुअल प्लॉट्स टू डिफरेंट बायर्स without any construction on the same, but by providing the primary amenities as mentioned above, which are mandatory requirement of the approved plan passing authority। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये जो है इंडिविजुअल बायर्स को ये जो प्लॉट है वो लोग सेल करेंगे, प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो बेचेंगे। उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कोई सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। प्लॉट ऑफ लैंड जो बेचा जाएगा उसके ऊपर सिर्फ ये प्राइमरी जो एमिनिटीज हैं, जो कि ऊपर बताई गई हैं कि ये सीवरेज वगैरह की, जो भाई ये तो मैंडेटरी है, जो प्लान पासिंग अथॉरिटी है वहां की, जो जिला पंचायत है, उन्होंने कहा है ये देना आवश्यक है, इसलिए वो सिर्फ इन्हीं को जो है लैंड के साथ ये सर्विसेज जो है वो दी जाएंगी। तो ये मेन फैक्ट्स थे केस के। अब इसमें जो रूलिंग इन्होंने ली, जो क्वेश्चन इसमें इन्होंने पुट अप किया, वो क्या किया, दैट वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर विच as per the requirement of approved as per of requirement of approved by the respective authority, that is Jila Parishad, primary amenities such as drainage, water, electricity are to be provided by the applicant। क्या इन पर जीएसटी लगेगा क्या? जो ये प्लॉट ऑफ लैंड जो ये बेच रहे हैं और जो इसके ऊपर एमिनिटीज दी गई हैं, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर क्या जो है इस पर जीएसटी लगना चाहिए जब ये इसे बेचेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें ये जो है इन सारी चीजों को पर्सनल हियरिंग के थ्रू सुना गया, और ये जो चीजें हैं इसमें कंसिडर की गई। प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 के बारे में यहाँ पर इन्होंने कहा, जो बात की, इसमें क्या कहा गया, दैट जीएसटी इज अ टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Schedule 3 to GST law sets out the activities or transactions which are treated as neither a supply of a goods nor a supply of services। पहले उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल 3 को कंसिडर किया। उन्होंने उसमें कहा कि जो शेड्यूल 3 है वो बात करता है कि जीएसटी जो है वो जो टैक्स है वो लेवी होता है अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की। और शेड्यूल 3 जो है जीएसटी में वो उन एक्टिविटीज, उन ट्रांजेक्शन्स की बात करता है जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर किया गया है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज जीएसटी में। और इसी की शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 5 जो है वो कवर करती है सेल ऑफ लैंड को। क्या कहती है? विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी लेवी। वो कहती है कि जो सेल ऑफ लैंड है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फ्रॉम शेड्यूल 3 में ये बहुत क्लियर कहा गया है दैट द ट्रांजैक्शन शेल बी आउट ऑफ जीएसटी नेट ओनली, तब उसे एक्सक्लूड किया जाएगा इफ द एक्टिविटी इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड।
विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और अर्थ, कि वहां पर अगर सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टाइटल या फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही की जा रही है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर किया जा रहा है, उसे सेल ऑफ लैंड कहा जाएगा और एंट्री नंबर 5 में कंसीडर किया जाएगा। हेंस द सब्सटेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में सब्सटेंस ऑफ एग्रीमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। वेयर द नेचर ऑफ एक्टिविटी दैट इज ओनली सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी लेवली, जहां पर भी आपका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी सिर्फ, वहां पर ये जीएसटी से बाहर होगा। अगर हम यहाँ एप्लीकेंट की बात करें, हमारे केस की बात करें, तो ही इज द ओनर ऑफ लैंड, वो ओनर है लैंड का और उसने डेवलप की है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये प्राइमरी फैसिलिटीज जो भी कही गई प्लान पासिंग अथॉरिटी के द्वारा जो रिक्वायर्ड थी उनको इसने किया। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड देयर आर नो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, ओनली डेवलप्ड लैंड इज सोल्ड एज प्लॉट्स। उसने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं की उसके ऊपर, सिर्फ जो है डेवलप लैंड को ही जो है उसने बेचा यहाँ पर एज अ सेल ऑफ प्लॉट। फिर आगे क्या कहा गया उसने, ये जो पूरा कंसिडरेशन है इस बेसिक इन पॉइंट्स के ऊपर है पूरे उसका, दैट सेलर चार्जेस द रेट ऑन सुपर बिल्ड अप बेसिस एंड नॉट द एक्चुअल मेजर ऑफ द प्लॉट। The super built up area includes the area for common amenities, road, water tank and infrastructure on a proportionate basis। यानी कि जो सेलर है जो यहाँ पर वो चार्ज कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है सुपर बिल्डअप बेसिस के ऊपर, जो रेट चार्ज कर रहा है प्लॉट का। सुपर बिल्डअप बेसिस मतलब कि उस एरिया में सिर्फ वो उस लैंड की कीमत नहीं ले रहा, वो जो उसने एमिनिटीज प्रोवाइड की हैं उसकी भी जो है वो कीमत उसमें जो कॉस्ट है वो उसमें इंक्लूड करना है। Thus, in effect, the seller is collecting charges toward the land as well as the common amenities। वही वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दोनों को इंक्लूड कर रहा है, लैंड भी ले रहा है और साथ में जो एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसका पैसा भी तो वो ले रहा है उससे। इन अदर वर्ड्स, ये जो कॉमन एमिनिटीज है, सच कॉमन एमिनिटीज लाइक रोड, वाटर टैंक, दे आर द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द प्लॉट अलॉटेड टू बायर। वो इंट्रिंसिक पार्ट रहेगा, यानी कि इंट्रिंसिक पार्ट मतलब उसे आप उस प्लॉट में से अलग नहीं कर सकते। देन दिस इंडिकेट्स दैट सेल ऑफ डेवलप प्लॉट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द सेल ऑफ लैंड बट इट इज अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वो उस प्लॉट ऑफ जो लैंड है उसके साथ एमिनिटीज की कॉस्ट भी इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल ऑफ लैंड के बराबर नहीं है, ये अलग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। सेल ऑफ सच प्लॉटेड डेवलपमेंट अमाउंट टू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और इसको हम जो है शेड्यूल 3 के एंट्री नंबर 5 में कंसिडर नहीं करेंगे। इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो डेवलप्ड प्लॉट को सेल कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है हमारी। तो अब इन्होंने यहाँ क्या कहा, इसको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट केस में उन्होंने शेड्यूल 2 को रेफर किया। शेड्यूल 2 को रेफर करते हुए इन्होंने कहा, क्या कहा, दैट वी आल्सो फाइंड दैट applicant is owner of the land who develops the land with an infrastructure as per the requirement of approved plan authority। वही है कि उन्होंने जो इस यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो प्लान पासिंग अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही किया। बट आफ्टर दिस डेवलप ही सेल्स द डेवलप्ड लैंड एज प्लॉट्स। इन डेवलपमेंट के बाद वो उन्हें बेच रहा है और उसके सेल प्राइस में वो इन सब चीजों की कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहा है ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो जो शेड्यूल 2 है हमारा सीजीएसटी एक्ट का, वो क्या कहता है, इट सेड दैट परटेन्स टू एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर क्लॉज बी जो है 5B ऑफ द शेड्यूल 2 जो है यहाँ पर जो है क्लॉज 5B जो है उसको कंसिडर किया गया है। वहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया है दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स building, civil structure or a part thereof including a complex building intended for a sale to a buyer is a supply of service and hence is liable to GST। तो ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, कुछ भी आपने वहां पर जो है कि कंस्ट्रक्ट किया है, किस लिए, इंटेंटेड फॉर अ सेल, कि उस चीज को आप बेचना चाहते हो, आपकी इंटेंशन है कि आप उसे बेचना चाह रहे हो बायर को, तो उसके ऊपर जीएसटी जो है लेवी किया जाएगा। तो हेंस जो एआर ने यहाँ पे ये कंक्लूड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो एक्टिविटी यहाँ पे सेल ऑफ डेवलप प्लॉट की है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटेंटेड फॉर अ सेल टू अ बायर वाले क्लॉज में इन्होंने कंसीडर किया शेड्यूल 3 से हटाकर। तो इन्होंने कहा दैट जीएसटी इज पेएबल ऑन द सेल ऑफ डेवलप प्लॉट इन टर्म्स ऑफ जीएसटी एक्ट। तो यहाँ पर जो है डेवलप लैंड सेल एज प्लॉट्स को अट्रैक्ट कर दिया इन्होंने जीएसटी। दोस्तों देखिए ये जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है एडवांस रूलिंग आई है, रीजन बीइंग कि ये जो यहाँ पे पर्सन है उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की है। अगर हम भी कहीं जाते हैं, प्लॉट ऑफ लैंड कुछ खरीदते हैं, कुछ बेसिक एमिनिटीज अगर उस पर लेते हैं, तो दैट डजंट मीन कि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। अगर यहाँ हम इस शेड्यूल 2 के क्लॉज 5
सब बी की बात करें, क्लॉज 5B की बात करें, तो वो कहता है कि आपने अगर कोई कंस्ट्रक्शन की है कॉम्प्लेक्स की या बिल्डिंग की उसके ऊपर, तो वो इंटेंशन है आपकी कि आप उस चीजों को बेच रहे हैं, तब वो यहाँ कंसिडर होता है। लेकिन अगर मैंने कोई बेसिक एम्यूनिटी दी है, वाटर लाइन, क्या मैंने उस प्लॉट के ऊपर अगर वाटर लाइन लगाई तो वो वाटर लाइन को बेच रही हूँ मैं? क्योंकि अगर शेड्यूल 2 की बात करें, वहां अगर मैं कोई बिल्डिंग बनाकर या कोई कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर बनाकर बेच रही हूँ, तो प्लॉट ऑफ लैंड तो उसके साथ में ही जाएगा। मेरा जो इंटेंशन होगा वो बिल्डिंग को बेचने का होगा। बट इस केस में एज सच कुछ नहीं है, हम प्लॉट ऑफ लैंड ही बेच रहे हैं, बस बेसिक एम्यूनिटीज ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो महज उस बेसिक एम्यूनिटीज को इंक्लूड करने की वजह से इन्होंने उसे इस शेड्यूल 2 के क्लॉज 5B में डाल दिया, जहां कहा कि दे कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के अंदर ये कवर होता है। तो दोस्तों ये अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, तो अब जब तक इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की या कुछ नहीं आता है, तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो है अभी फिलहाल हमारी बिल्कुल कंट्रोवर्सी है इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स LLP को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आपको टाइम पर मिलती रहे।